नमस्कार। मैं बरोड कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकदम करता हूँ। आज फिर से नए तथ्य के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपना चल रहा है उसमें आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे विश्वदेव रासो। हमने पृथ्वीराज रासो पढ़ा, परमाल रासो पढ़ा, रासो काव्य की पद्धतियां पढ़ी, हिंदी काव्य के स्रोत, हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं विश्वदेव रासो। जो रासो साहित्य में पढ़ रहे हैं आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को पढ़ा, परमाल रासो को पढ़ा। आज पढ़ेंगे विश्वदेव रासो। विश्वदेव रासो के बारे में चर्चा करेंगे, विद्वानों के मत के बारे में पढ़ेंगे, कहानी क्या है और ये किस प्रकार का रासो साहित्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षाओं में इसके सवाल आते हैं, हूबहू सवाल आते हैं। आप जब भी इस चैनल पर पढ़ने बैठते हैं प्रिय मित्रों, तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। एक एक बिंदु को आप नोट करते जाइए, एक एक बिंदु का आप नोट करते जाइए। आपकी सहूलियत रहेगी, आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा और याद अच्छा रहेगा। हिंदी साहित्य इतिहास को तथ्य सहित और सारगर्भित में आपके सामने लेकर आता हूं। आप नोट करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और आगामी परीक्षा द्वितीय श्रेणी हो चाहे प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्य में जो हिंदी का पेपर होता है जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास के सवाल आते हैं, उनमें जरूर हमारे इस YouTube चैनल के जरूर सवाल आते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए और मन लगाकर पेन और कॉपी से आप साथ साथ में नोट करते जाइए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। देखिए मित्रों, आज शुरू करते हैं विश्वदेव रासो। विश्वदेव रासो के रचयिता गणपति नाले है, ये आप सभी को पता है। हिंदी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये सभी को पता है, विश्वदेव रासो के रचयिता गणपति नाले है और विक्रम संवत 1212 में इसकी रचना हुई, ये सबको पता है। पता होना भी चाहिए, हिंदी के स्टूडेंट है तो पता होना भी चाहिए कि विश्वदेव रासो के रचयिता कौन है, गणपति नाले, और रचना विक्रम संवत 1212 में हुई। ठीक है ना। और यहां से भी सीधे पुटअप होते हैं क्वेश्चन। कई बार पूछ लिया जाता है मिलान में और कई बार सीधा ही पूछा जाता है विश्वदेव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नाले, या विश्वदेव रासो की रचना कब हुई, विक्रम संवत 1212। यहां से सीधा ही कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया। आजकल थोड़ा परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया गया है, मिलान वाले सवाल और बड़े लेंथी सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें इसमें सवाल पूछे जाते हैं, बड़े लेंथी सवाल पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनों में सवाल पूछे जाते हैं, या मिलान वाले सवालों में पूछे जाता है, या इनमें से कोई नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्वदेव रासो के रचयिता है गणपति नाले, विक्रम संवत 1212। इसमें जो इसके विक्रम रचना के जो संवत है 1212, इसके संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है जो विश्वदेव रासो में है। संत 1272 मंजारी, जेठ मधी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। तो इसमें संबंध आ गया 1272। ये 1272 हमें 1212 से अंकित करता है। ये जो संबंध आया ना 1272, ये हमें 1212 को इंगित करता है, विक्रम संवत। और जो ये रसायन शब्द आया है, ये रसायन शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो अर्थ बताया है, वो उत्पत्ति बताइए, इससे बताइए रसायन से, और जिसमें ये पूछा जाता है कि रासो साहित्य की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले इतिहासकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि रासो की उत्पत्ति रसायन से हुई। उसमें ये दोहा जरूर अपने इतिहास ग्रंथ में बताते हैं।
अपने इतिहास ग्रंथ में ये पूरा दोहा बताकर यह रसायन शब्द है, यहाँ से वो रासों की उत्पत्ति मानते हैं, यहाँ से ये पुटअप करते हैं। तो ध्यान रखना, 2 सवाल क्लियर हो गए। एक तो रचना 1212 नरपति नाल विश्वदेव रचना, और ये दोहा है संत 1272 यानी 1212 मंजरी जेठमती नवमी बुधवारी नाला रसायन। ये सवाल क्लियर हो गया। यह यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द उठाया है। रासो शब्द की उत्पत्ति किसी ने रासा माना, किसी ने रसायन माना, किसी ने रासक माना, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन माना है। रसायन शब्द इस दोहे से लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभ भई साटा टूटी प्रभु कुमारी, यानी इस ग्रंथ की रचना संवत 1212 हुई। रचना का नरपति नाला है, और रसायन शब्द जो इस दोहे में आया है वो रसायन शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहीं से रसायन शब्द लिया है, और रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। तो इसके साथ में ये भी क्लियर हो गया। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है, और कई बार सीधा दोहा भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपके सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहे हैं कि विश्वदेव रासो की रचना नरपति नारायण की 1 नंबर रचना विक्रम संवत 1212, दूसरा ये दोहा आ जाए किससे संबंधित है, विश्वदेव रासो से, और चौथा ये है रसायन शब्द है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी दोहे में से रसायन शब्द लिया है। फिर आगे है इस ग्रंथ में विश्वदेव जो राजा है जिसका नाम विग्रहराज चतुर्थ है, जिसका नाम विग्रहराज चतुर्थ है, तथा रानी राजमती नायक नायिका के रूप में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में विश्वदेव एक राजा जिसका नाम विग्रहराज चतुर्थ है, और रानी राजमती, दोनों के प्रेम संबंधों को इसमें बताया गया है, और दोनों के बीच में नायक नायिका के जो संबंध है उनको इस ग्रंथ में बताया गया है। देखिए इस ग्रंथ में विश्वदेव विग्रहराज चतुर्थ तथा रानी राजमती नायक नायिका के रूप में वर्णित किया गया है। यह आप सभी को पता है, राजमती और राजा विश्वदेव के बीच में प्रेम संबंध था, और उसको इस विश्वदेव रासो में वर्णित किया गया है। अब सवाल कहां से उठता है, सवाल इससे यहां से उठता है इस ग्रंथ का संपादन। इस ग्रंथ का संपादन माता प्रसाद गुप्त तथा अग्रचंदन नाटा ने किया। यहाँ से सवाल उठता है। पहले तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि विश्वदेव रासो की रचनाकार नरपति नाल संवत 1212, ये दोहा, और दोहा में रसायन शब्द, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ से उठेगा कि इस ग्रंथ का संपादन माता प्रसाद गुप्त तथा अग्रचंद नाटा ने किया। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लगा लेना। विश्वदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त तथा अग्रचंद नाटा ने किया। इस शब्द को आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, लिख लेना। तथा इसके 4 भाग बताए गए हैं। विश्वदेव रासो के 4 भाग बताए गए हैं। 4 भाग में विश्वदेव रासो की पूरी कहानी पूरी होती है, समाप्त होती है। 4 भाग मैंने आपके सामने पेश किए हैं। पहला सवाल है प्रथम खंड, 4 खंड बताए गए हैं। पहला खंड है विश्वदेव का राजमती से विवाह। पहला खंड यह है कि राजा विश्वदेव का राजकुमारी राजमती से विवाह संपन्न होता है। पहला खंड ये दर्शाता है। दूसरा खंड ये दर्शाता है, दूसरा खंड राजमती से रुष्ट होकर विश्वदेव का उड़ीसा चले जाना। राजमती से रूठ जाते हैं और उड़ीसा चले जाते हैं। दूसरा खंड ये बताता है। तीसरा खंड ये बताता है कि राजमती का विरह में वर्णन तथा विश्वदेव का उड़ीसा से लौटना। राजमती विरह हो जाता है, अपने पति की याद आती है, और राजा विश्वदेव उड़ीसा से वापस लौटते हैं, ठीक है ना। चौथा खंड हमें यह बताता है राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री को मालवा ले जाना और विश्वदेव द्वारा रूठी राजमती को मनाकर लाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 खंड है। यहाँ 4 खंड तक इस पूरे इतिहास ग्रंथ की, इस पूरे रासो ग्रंथ की कहानी खत्म होती है। प्रिय मित्रों, चारों खंड को याद रखना। प्रथम खंड विश्वदेव का राजमती से विवाह संपन्न होता है।
दूसरे खंड में राजमती से रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा चले जाते हैं और तीसरे खंड में राजमती का जब विरह में वर्णन होता है, राजमती उसके याद में जलती है, विरह में जलती है, तो उड़ीसा से वापस राजा विशलदेव आते हैं। चौथे खंड में राजा भोज का चित्रण आया है। राजा भोज अपनी पुत्री को लेकर मालवा जाते हैं और विशलदेव व रूठी राजमती को मनाकर लेकर आते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार ये 4 खंड पूरे होते हैं। चारों खंड कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से नहीं है 3 खंड दे दिया जाएगा, एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा। इस तरीके से चारों खंड को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आजकल इतिहास ग्रंथ के जो सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े लेंथी सवाल पूछे जाते हैं या फिर मिलान वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो ये चारों खंड आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम वीर काव्य कहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, जो सर्वमान्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह प्रथम वीर काव्य है। इनको प्रथम वीर काव्य की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रथम वीर काव्य की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है। इस लाइन को भी अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार परीक्षा में इस लाइन को पूछा जाता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। रानी से राजमती से विवाह होता है, राजा राजमती से रूठ जाता है, राजा उड़ीसा चला जाता है विशलदेव, फिर रानी का विरह होता है, रानी को राजा की बहुत याद आती है, राजा उड़ीसा से वापस आते हैं, राजा भोज अपनी पुत्री को मालवा लेकर जाते हैं, रूठी राजमती को वापस मनाते हैं, मनाकर लाते हैं। अच्छा सौंदर्य श्रृंगार रस का इसमें अच्छा चित्रण होता है। श्रृंगार रस इसमें ओतप्रोत से भरा हुआ है, पूरा श्रृंगारिक। ऐसा ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र का, कि इसको श्रृंगार की प्रधानता तो उसमें बहुत है, और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। वीर रस मानने वाले, वीर काव्य मानने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वापस इन्होंने जो अपनी एक मत और दिया है, वो मत है इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, पूरा श्रृंगारिक ग्रंथ है। ये विशलदेव रासो पूरा श्रृंगारिक ग्रंथ है और इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र है आचार्य शुक्ल का। कई बार ये परीक्षा में सवाल आता है और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से प्रथम वीर काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम वीर काव्य है, तो अभ्यर्थी इसमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशलदेव रासो को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम वीर काव्य माना ही नहीं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम वीर काव्य माना और ये श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। तो इसमें विद्यार्थी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र अपने स्थिति को भूल जाते हैं। स्थिति को भूलने के बजाय वो विशलदेव रासो न करके दूसरा रासो काव्य कर देते हैं। प्रिय मित्रों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम वीर काव्य माना है। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशलदेव रासो को प्रथम वीर काव्य माना है और उनके बारे में यह भी कहा है कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, बहुत सारा श्रृंगार है इसमें। रानी का श्रृंगार, राजा का श्रृंगार, रूठना, आना, विरह में जलना, उड़ीसा लौटना, उड़ीसा से वापस आना, ऐसा पूरा बताया गया है। पर वीरता का इसमें किंचित आभास मात्र है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 2 परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बेहद ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी के पेपर में, हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार पूछी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम वीर काव्य किसको माना, तो विशलदेव रासो होगा। प्रिय मित्रों, दूसरा मत करना, ऐसा नहीं कि ये वीर काव्य नहीं है, श्रृंगार है, परंतु आचार्य शुक्ल ने प्रथम वीर काव्य माना। दूसरा, इसमें श्रृंगार की प्रधानता है और वीर का किंचित आभास मात्र है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। फिर
बारह मासा पद्धति में ग्रह का वर्णन किया गया, 12 मासों का वर्णन किया गया है ग्रह का। रानी राजमती के जो 12 महीने हैं एक साल में, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जो भी महीने हिंदी महीने हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। और रानी राजमती के क्या हाल होते हैं, किस तरीके से वो गृह में जलती है, किस तरीके से राजा विष्णुदेव को याद करती है, किस तरीके से संदेश राजा तक वो पहुंचाती है, किस तरीके से राजा वापस लौटते हैं, सारी पद्धति 12 मासा पद्धति में इसका वर्णन किया गया है, ये भी याद रखना। विष्णुदेव रासों में 12 मासा पद्धति है, विष्णुदेव रासों में श्रृंगारता की प्रधानता है। और प्रथम बार इस ग्रंथ में देखा गया, 12 मासा पद्धति में वर्णन प्रथम बार इस ग्रंथ में देखा गया। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी में रासो काव्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है, प्रथम बार 12 मासा चित्रण विष्णुदेव रासों में ही मिलता है। तो कई चीजें, कई बातें विष्णुदेव रासों में प्रथम बार मिली है। तो आप याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम वीर काव्य माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह लिखा सरकार की प्रधानता है, परंतु वीर रस का किंचित आभास मात्र है। और 12 मासा पद्धति में इस विष्णुदेव रासों का वर्णन हुआ, जो प्रथम बार इस ग्रंथ में ही देखा जाता है। 12 मासा, वैसे 12 मासा रतन सेन नागमती का भी 12 मासा है ना। तो ऐसे कई ग्रंथ है, रासो ग्रंथ है आदिकाल में हुए, उसमें 12 मासा का वर्णन किया गया। और प्रथम 12 मासा का वर्णन इसी ग्रंथ में देखा जा सकता है। विष्णुदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विष्णुदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य माना जाता है, गीत में गाया जाता है। जैसे आपने प्रमाण रासो पढ़ा, जिसमें प्रमाण रासो में आलाखंड उस क्षेत्र में गाया जाता है, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में औरतों द्वारा गाया जाता है आलाखंड, ठीक है ना। एक वहां की एक राग है, वहां का एक लोकगीत है। उसी प्रकार विष्णुदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य है, गीत में लिखा गया है। देखिए प्रिय मित्रों, इनको अच्छी तरह से याद रखना। विष्णुदेव रासो को मैं आपको वापस शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। नरपति नाले इसके रचनाकार है, 1200 बावत्र इसकी रचना हुई, और ये दो दिया गया है, संवत 1200 बावत्रा यानी 1212 संवत मजारी, जेठपति नामी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा पुटी ब्रह्म कुमारी। रसायन शब्द आचार्य राम शुक्ल ने यहीं से दिया, रासो शब्द की उत्पत्ति। फिर इस ग्रंथ में विष्णुदेव, गिरिराज चतुर्थ तथा रानी राजमती नायक नायिका के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों का विवाह होता है। और इस ग्रंथ का संपादन प्रथम बार माता प्रसाद गुप्त तथा अग्रचंद नाटा ने किया। इसमें 4 खंड बताए गए हैं। पहले खंड में विष्णुदेव का राजमती से विवाह होता है, और दूसरे खंड में राजमती से राजा रूठ जाता है और उड़ीसा चला जाता है। तीसरे खंड में बताया गया है राजमती का विरह होता है, पति को याद करती है, तो विष्णुदेव उड़ीसा से वापस आते हैं। इधर राजा भोज अपनी पुत्री को मालवा लेके जाते हैं, रूठी राजमती को मनाकर वापस लेकर आते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को प्रथम वीर काव्य माना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित मात्र आभास मात्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 12 मासा पद्धति जो हमें देखने को मिलती है रासो काव्य में, प्रथम बार विष्णुदेव रासो में देखा जा सकता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगली बात इंपॉर्टेंट यह है कि विष्णुदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। अगले समय नए रासो काव्य के साथ में फिर से हाजिर होने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको मिल जाएगी। और मैं आपका अति आभारी रहूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।